स्वराज, ये हम सब के लिए एक बड़ा पवित्र शब्द है ना। लोकमान्य तिलक का नारा पढ़ा। कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर संबित पात्रा ने स्वराज एनजीओ शुरू किया अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। जब इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, हमने एनजीओ शुरू किया, अपने जेब से पैसे खर्च करके हमने मेडिकल कैंप किए, लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया, लोगों के एजुकेशन में अपने जेब से पैसे खर्च किए, किसी से नहीं लिया। हमने उसके माध्यम से पॉलिटिक्स किया, तो इसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी बात है। दिस इज द वे वन शुड एंटर इनटू पॉलिटिक्स रादर देन पॉलिटिक्स में आदमी क्या सोचता है? अमूमन एक नौजवान सोचता है मैं पॉलिटिक्स में कैसे घुसूं, यही सोचता है ना। आप लोग जब हमें टीवी में देखते हैं, आप लोगों के मन में आता होगा मैं कैसे घुसूं। जब मैं दिल्ली में एक झोला लेके गांव से आया था तो मैंने सोचा मैं पॉलिटिक्स में कैसे घुसूं। तो हमारे पास क्या आप भी झोला लेके आए थे? मुझे लगा प्रधानमंत्री लेके आए। नहीं, देखिए, एक बात हमारी पार्टी की मैं खासियत बता दूं। प्रधानमंत्री, चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार से आगे राजनीति में बढ़ सकता है, ये हर किसी का सपना है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? ये जो बैठा हुआ है नीचे बैग लेके, उसका भी एक सपना हो सकता है, वो भी अपने सपने को पूरा करे। जब मैं यहाँ पे मेडिकल करने के बाद नौकरी ढूंढते हुए दिल्ली आया तो मेरे मन में एक सपना था कि क्या मैं राजनीति में जा सकता हूँ। अमूमन एक यंग आदमी क्या सोचता है, राजनीति में कैसे जाएगा? मसल पावर के माध्यम से। आज से 20 साल पहले लोग सोचते थे मसल पावर के माध्यम से, पैसे के माध्यम से। मेरे पिताजी या दादाजी राजनीति में थे तो उनके माध्यम से मैं राजनीति में जाऊं। मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा मैं सेवा के माध्यम से जाऊंगा, अपने सैलरी को खर्च करूंगा, लोगों के ऊपर खर्च करूंगा और उसके माध्यम से जाऊंगा। क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है इसमें? ये अच्छी बात है। बिल्कुल, ये तो मेडिकल कैंप लगाना तो बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर पात्रा, मुश्किल था एक जमी जमाई नौकरी हिंदूराव हॉस्पिटल की, आपने रिज़ाइन करने का फैसला किया? देखिए, बचपन से जो कंफर्ट जोन में इंसान रहता है, हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमको लगता है कि हर किसी का आप सपना होता है। इसमें से जो यंगस्टर्स बैठे हैं, आधे लोगों से आप पूछिए, कोई गिटारिस्ट बनना चाहता होगा, कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट बनना चाहता होगा, कोई शाहरुख खान, आमिर खान बनना चाहता होगा, कोई सौरभ बनना चाहता होगा, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता होगा। चाहत हर किसी में होगी, मगर हम फिर ये जो घुमक्कड़ दुनिया है ना, इस दुनिया के मकड़ जाल में हम सब बंधे रह जाते हैं। इस दुनिया, ये प्रश्न मैं थोड़ा लंबे में उत्तर दूंगा क्योंकि जी बिल्कुल। देखिए, बचपन नहीं टोकेगा आपको। बिल्कुल, बचपन के आप पूरे सफ़र को देखिए। सफ़र यूं होता है कि जब आप 8th 9th क्लास में होते हैं तो आपको अचानक मन करता है कि मैं गिटार बजाना सीखूं, मैं डांस सीखूं। तो आप अपने माता पिता को बोलते हैं, पिताजी मुझे ज़रा गिटार बजाना सिखाओ, कोई टीचर लगाओ। तो पिताजी माता जी क्या बोलते हैं? बेटा देखो, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, अभी 10th क्लास आ रहा है बेटा, तू 10th क्लास कैसे भी करके पास कर जा, उसके बाद जितना गिटार बजाना है गिटार बजाना, फिर तो क्या है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो जा और कुछ रखा नहीं है जीवन में, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा है। दिन रात आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, और उसके बाद आप 10th क्लास। हमारे ज़माने में 10th क्लास जब आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते थे तो हमारे पिताजी कहते थे एक साइकिल देंगे। पता नहीं आपको सौरभ जी याद है कि नहीं, हम लोगों को साइकिल मिलती थी। आजकल उसके बाद मारुति 800 मिलने लगी, बाकायदा हीरो रेंजर। आजकल शायद कार मिलता होगा या आईफोन मिलता होगा, ऐसा कुछ मिलता होगा। हमारे ज़माने में सबसे बड़ा गिफ्ट साइकिल होता था। तो एक साइकिल पाने के लिए हम गिटार नहीं सीखते थे, 24 घंटे पढ़ाई करके 80-90% लाते थे। उस समय 80% लाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो 10th क्लास निकल गया, फिर आप कहते थे पिताजी अब तो गिटार सिखा दो। पिताजी बोलते थे देख बेटा, मैं गांव से आया हूं, बड़ा पढ़ लिख के इंजीनियर बना हूं, तेरे लिए मेरे पास पैसे है नहीं, तू अगर डॉक्टर इंजीनियर MBA कर लेगा तो और कुछ नहीं चाहिए, फिर तू सेटल हो जाएगा, तेरी जो मर्जी तू करना, अभी तो गिटार मत सीख, अभी तो इंजीनियर या MBA बन जा। फिर आप 2 साल 24 घंटे पढ़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालते हो, फिर आप डॉक्टर इंजीनियर जिसमें उसमें घुस जाते हो। उसके बाद आपको खुद रियलाइज हो जाता है भगवान अब मैं गिटार नहीं सीख सकूंगा, जिसमें घुसा हूं उससे कैसे पढ़ के निकलूं। तो 5 साल आपको उसमें निकल जाता है। पूरी जिंदगी आप कुछ बनना चाहते हैं और कभी बन नहीं पाते हैं। आप वही बनते हैं जो आपके माताजी, पिताजी और आपके बगल वाले आंटी जी, अंकल जी चाहते हैं। सब चाहते हैं आप साधारण जीवन व्यतीत करें। शर्मा अंकल का एक और शिकार। नहीं, बिल्कुल यही। पड़ोसियों का बहुत दबाव होता है, सबका दबाव, समाज का दबाव होता है कि आप केवल 9 से 5 टिफिन लेकर आप जॉब पे निकले और शाम को टिफिन लेकर वापस आए, बस आपकी जिंदगी इतनी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गमले में बरगद का पेड़ नहीं उग सकता है।
क्या आप अगर गमले में रहेंगे तो और आप बोनसाई ही बन सकते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप बरगद का पेड़ नहीं बनेंगे। और एक दिन इस गमले को तोड़ के आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और इस गमले का नाम है कंफर्ट जोन, इस गमले का नाम है नौकरी, इस गमले का नाम है चाकरी, इस गमले का नाम है दुनिया। जब तक आप दुनिया के नॉर्म के हिसाब से जियोगे तब तक आप बोनसाई बनोगे। जिस दिन आप इस नॉर्म को तोड़ के बाहर आ जाओगे उस दिन बरगद का पेड़ बनोगे। संत संबित पात्रा, नहीं ये बहुत अच्छी बात कही आपने, जेन्युइनली। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या जैसे हम नौजवानों को अपना पहला चुंबन याद होता है, वैसे ही क्या टीवी डिबेट में जाने वाले प्रवक्ताओं को अपनी पहली टीवी डिबेट याद होती है? पहली टीवी डिबेट कौन सी थी सर आपकी? फर्स्ट टाइम यू अपीयर्ड ऑन ब्लैक मिरर। था एक डिबेट तो है, मगर मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपका राइवल चैनल है। फिर आप लोग हमारा कोई राइवल नहीं है सर। मैं उस समय स्टार न्यूज होता था जी। तो स्टार न्यूज के एक हिंदी डिबेट में गया था, पहला डिबेट था वो मेरा। क्या तैयारी थी भाई? यू स्वेटिंग, पर्ची लेके गए थे, कुछ तो तैयारी रही होगी, दोस्तों को फोन किया? नहीं, देखिए टीवी डिबेट में ऐसा होता है कि आप एक कमरे में होते हैं, 3 लोग होते हैं, सामने कैमरा होता है, वहां पर आपको महसूस नहीं होता है कि करोड़ों लोग आपको देख भी रहे होंगे। बाद में आप महसूस करते हैं कि करोड़ों लोग आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और उससे कुछ शिक्षा भी ले रहे होंगे या अशिक्षा ले रहे होंगे। तो उस समय तो महसूस नहीं होता है, और मैंने भी पहली बार ऐसा महसूस किया नहीं। देखिए, बचपन से डिबेटिंग करना और राजनीतिक फील्ड में आने के बाद पब्लिक भाषण उससे पहले भी देना, अपने नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हुए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनते थे हम लोग, इतना अच्छा बोलते थे कि हम लोग को एक कॉन्फिडेंस रहता था कि जब हमारे नेता इतना अच्छा बोलते हैं क्यों नहीं हम लोग बोले। तो वो डर नहीं था, डर नहीं नहीं था। था। कैसे तैयारी करते हैं डॉक्टर संबित पात्रा की? 5 से 5:30 यहाँ, 5:30 से 6 यहाँ, 6 से 6:30 यहाँ, रोज बोलना है। और एक भाई साहब तो बड़े मजाक में कह रहे थे कि टीवी प्रवक्ता बहुत विद्वान होते हैं। हमने कहा होते तो हैं भाई। बोले नहीं, बहुत विद्वान होते हैं, आप उनसे रुई से लेके सुई तक किसी भी टॉपिक पे बात करो वो बात कर देते हैं। तो आप लोग की तैयारी क्या रहती है? मतलब क्या रात में पढ़ते हैं, सुबह अध्यक्ष जी ब्रीफिंग देते हैं? देखिए, पहली बात तो है, जहाँ तक आपने पूछा, इतना सारा बोलना पड़ता है, 5 से 6, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, ये सब रहता है। कैसे होता है? कई बार इंसान तो है थक जाता होगा, कई बार थकावट होती है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊं, कई बार जब थकावट होती है तो मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, टीवी ऑन करो और नरेंद्र मोदी जी को देख लो, तब लगता है कि आपसे खुद से बड़े इतने वर्ष के मोदी जी कभी नहीं थकते हैं, तो आप कैसे थक सकते हैं? मैं बिल्कुल अपनी दिल की बात बता रहा हूं। जब भी मुझे थकावट होती है तो आई जस्ट थिंक अबाउट मिस्टर मोदी, ये कैसे नहीं थकते हैं, ये कैसे, हाउ डज ही गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तब मुझे लगता है कि मैं तो अभी यंग हूं, क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूं। और ये भी लगता है कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। नहीं, देखिए एक बात, सौरभ जी, नहीं क्यों बोला? भाजपा है, साधारण सा कार्यकर्ता बन सकता है। नहीं, इसलिए नहीं, मैं वो उत्तर दे रहा हूं इसका, ये बोला। देखिए, जहां तक सोचने का विषय है सौरभ जी, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। हर कोई चाहता है कि जो वो काम कर रहा है उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, उसके बगल उसका कुछ उसको मिलना चाहिए। मगर मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप सोचते रहेंगे कि इसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, तब तक नहीं मिलता है। जिस दिन आप छोड़ देते हैं, आप संसार में सबसे बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, जितने प्रधानमंत्री हैं, जितने बड़े लोग हुए, खाली राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, आपके मीडिया के क्षेत्र में भी देख लीजिए, जितने बड़े लोग हुए हैं, जब तक जो मोदी जी ने कहा बनना नहीं करना है, इस ध्येय से चलेंगे, करने वाला कर जाएगा, बनने वाला केवल सोचता रहेगा। इसलिए सोचता नहीं है, करते चले जाओ, करते चले जाओ, जिसको संघ की भाषा में बड़ी सुंदरता से कहा गया है, चरेवती चरेवती, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आप संघ की भाषा का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी संघ के विद्यालय में पढ़ा हूँ। चरेवेती चरेवेती ऋग्वेद की एक ऋचा का हिस्सा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका बहुत जिक्र करते थे। नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही थी, या पता नहीं कही थी, पर उसका तात्पर्य ये था कि, और ये कई सियासी पंडितों ने कहा है, डीपी मिश्रा से लेके और अख्तर साहब से लेके और आडवाणी जी तक, कि जो हासिल करना है उसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करनी चाहिए। सियासत में जिसकी संभावनाओं की बात होती है उसकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए भी डॉक्टर पात्रा बचते हैं क्या?
देखिए, इतने कॉम्प्लिकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना एक फिलॉसफी है और बहुत सर सिंपल। सांसद ही लड़े, कोई बात जीतते नहीं। तो फिर इच्छा होती मंत्री, कोई बात फिर नहीं। सब मंत्रियों की इच्छा होती है आगे प्रधान लग जाए। ठीक है, मैं इसका उत्तर देता हूँ। जी देखिए, जीवन में अगर सुखी रहना है, खुश रहना है, तो उसका एक ही मंत्र है। ये जो सफ़र है ना, उस सफ़र को एंजॉय करिए आप। और हम सिर्फ ये सोच के रखते हैं कि मंजिल में पहुंचेंगे तभी जाके खुश होंगे, और वो मंजिल कभी नहीं मिलने वाली है। आपने खुद कहा, एक मंजिल तय होगा तो दूसरा मंजिल तैयार बैठा हुआ है। वो मंजिल जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है, वो तो केवल मृत्यु के बाद श्री चरण मिलने वाला है। इसलिए लेट्स एंजॉय द स्ट्रगल, लेट अस एंजॉय द पाथ। इससे ज़्यादा सुंदर जिंदगी कोई नहीं होता। आज मैं जीवित हूँ, यहाँ बैठा हूँ, इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। आज मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, आप जैसे बड़े लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, यही इतनी बड़ी बात है। ये कम बात है क्या? मेरा दिल करता है कि मैं डॉक्टर पात्रा की इस विनम्रता का साक्षी रहूं, पर फिर मुझे वो टीवी वाले डॉक्टर पात्रा दिखते हैं, गुस्से वाले। आपके पास गौरव वल्लभ का फोन नंबर है? नहीं, फोन नंबर तो नहीं है। नहीं है। नहीं। कभी ऐसे होता है कि डिबेट खत्म हो गई तो उसके बाद अच्छा आओ दोस्त चाय पी लें? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चाय पीते हैं। डिबेट से पहले भी पीते हैं, डिबेट के बाद भी पीते हैं। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो जब 5 ट्रिलियन वाले क्वेश्चन के बाद चाय पी तो बात हुई थी यार, ये जीरो वीरो क्या पूछते रहते हो? नहीं, देखिए ऐसा है, जहाँ तक 5 ट्रिलियन वाला विषय है वहाँ क्विज कंपटीशन में नहीं बैठे हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ, 5 ट्रिलियन का बताओ, चौपाई गा के सुनाओ। उन्होंने कहा कि आप अगर हिंदू हैं तो रामचरितमानस का चौपाई गा के सुनाओ। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कितने लोग यहाँ चौपाई गा लेंगे? अगर आपको यहाँ, मेरा मुस्लिम भाई है, हम में से कोई हिम्मत करेगा उसको कहने के लिए कि तुम अगर मुसलमान हो तो नमाज पढ़ के दिखाओ? कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये आप लोग हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप ये पढ़ोगे और ये चौपाई गाओगे तभी जाके आप राम के भक्त हो, तभी जाके आप हिंदू हो। मैं यहाँ पूरी चौपाई भी गा सकता हूँ और मैं मंत्र भी गा सकता हूँ, रुद्राभिषेक भी कर सकता हूँ, मगर मुझे ये सब पब्लिकली करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए कि मैं हिंदू हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ और मैं धन्य हूँ कि मैं हिंदू हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ प्रूफ करने, मंत्र गा के मैं प्रूव नहीं करूँगा कि मैं हिंदू हूँ। कितने मुसलमानों से हम ये पूछते हैं कि बताओ तुम नमाज पढ़ के दिखाओ तुम मुसलमान हो? तो बिल्कुल नहीं। कितने क्रिश्चियन को हम कहते हैं कि तुम अपनी बाइबल को पूरा गा के दिखाओ तभी मैं मानूंगा तुम मुसलमान हो? मेरे से क्यों ये सवाल पूछा जाता है कि तुम रामचरितमानस का चौपाई गाओ तभी जाके तुम्हें हिंदू माना जाएगा? मैंने कहा कि अगर आप यही मापदंड रखते हैं हिंदू मानने का तो आप सोनिया गांधी जी से पूछिए ना, वो चौपाई सुना दे चौपाई। मैं आज नहीं, ये सीरियस इशू है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से चौपाई गाने के बाद ही हम हिंदू ये मानेंगे, तो मैं कहता हूं सोनिया जी चौपाई सुना दे, 5 चौपाई, तो मैं मान जाऊंगा सोनिया जी हिंदू हैं। जो चीज उनकी अध्यक्षा नहीं कर सकती वो मुझसे सवाल पूछेंगे, ये उचित नहीं है। अच्छा, मुझे लगा गुस्सा आ रहा है पर फिर नीचे आ गया।